रोड का रहने वाला हूँ। जिस प्रकार किसी दोस्त या रिलेशन के माध्यम से आपको इस बिजनेस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज से 11 महीना 3 दिन पीछे इस कंपनी में आने का मौका मिला। इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह है, अंबिकापुर ब्रांच है हमारे कंपनी का। उस अंबिकापुर ब्रांच में इसी साल की जनवरी मंथ में 12 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई दोस्त। और आप ही की तरह मैं बैठकर क्लास को सीखा करता था। आप ही की तरह बैठकर, ठंड का मौसम था उस वक्त जनवरी मंथ में, छत पे क्लास चलता था। इसी तरह धूप में मात्र 11 महीना बैठ कर सीखा करता था, एक बहुत बड़ा सपना लेकर कि एक दिन मैं भी इस कंपनी में आरडी बनूंगा, डायमंड बनूंगा, ग्लोबल डायमंड बनूंगा। एक दिन मैं भी 25 से 30 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। और बताते हैं कि इस बिजनेस में करोड़ों रुपए भी कमाया जा सकता है एक मंथ का। मैं एक इतना बड़ा सपना बनाया था कि एक दिन कोई कमाए चाहे नहीं कमाए, लेकिन रोहित शर्मा जरूर कमाएगा करोड़ रुपए महीने का। दिल में इतनी बड़ी शक्ति, अंदर बातों को याद करता दोस्तों, एक अजब सा जोश मेरे अंदर आता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीढ़ी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था भले ही मैं आज बैठकर सीख रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं इतना कामयाब कि लोग मेरी बात को सुनना चाहेंगे। क्योंकि आप भी आज सीढ़ी हैं, तो आप हमेशा के लिए सीढ़ी है क्या? हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन आपको भी यहाँ आना है, आपको आपकी बातों को भी लोग सुनेंगे। लेकिन डिपेंड ये पड़ता है कि आप यहाँ आना कब चाहते हैं। क्योंकि कामयाब इंसान तब होता है जब वो चाहता है। मेरे भी चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी बात बता के जाऊँ, यहाँ सब लोग मेरी बात पे करेंगे, वो व्यक्ति करेंगे जिसे जिंदगी में कुछ हासिल करना हो। या सुनो, मैं बताऊं दोस्तों कि जिस तरह आप कहीं ना कहीं गरीब बिलोंग करते होंगे, या सुनो, क्योंकि अगर आप अल्ट्रा अमीर रहते, आपके पिता का इनकम 25 लाख 30 लाख लाखों रुपया रहता, तो आप यहाँ पे आते नहीं। आते क्या? ऐसी बात है कि अधिकतर लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, किसान फैमिली से करते हैं ना। यहाँ तक कि जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने इस बिजनेस को अनुभव किया है कि लगभग कंपनी में 60-70% लोग ऐसे आते हैं कि जो पैसे कहीं से कर्ज लेकर या न जाने घर में फसलों को बेचकर, जानवर को बेचकर कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके लाते हैं। या सुनो, इतने गरीब लोग मात्र 10 से 15 हजार रुपए लगाकर, और वो व्यक्ति जो कुछ नहीं, जिसे सिर्फ टाइम पास करना है, पैसे को खाना है, उड़ाना नहीं होता है, वो व्यक्ति कामयाब होता है जो जानता है कि ये मैं उधार पे लाया हूँ, मेरा वहाँ बट्टा चल रहा है, मैं 5% पैसा लेके आया हूँ, मुझे वहाँ पे पैसा को चुकाना है, घर का सपना पूरा करना है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर खरीदना है। जब यहाँ के इतने सारे लोग खरीद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खरीद सकता? वो लोग कामयाब होते हैं। मैं बताऊं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, यकीन नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मात्र मैं 4 क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ, 4वीं क्लास तक। क्योंकि गरीबी मैंने ऐसा देखा है दोस्तों, जो मैं आपको शेयर करूंगा कि मैं आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। मजबूरी था मेरे साथ, मेरे माता पिता के साथ मजबूरी रहा कि मैं आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। लेकिन मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आते हैं और अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ तो मूर्ख लोग काम करते हैं। और मुझे उन पर तरस आता है कि वैसा दिमाग ऊपर वाला दिया। बढ़िया है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं तो होता ऐसा भी हो सकता था कि मैं इस कंपनी में आता और आने के बाद वही दिमाग चलाता पढ़े लिखे की तरह कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, और शायद एक ऐसे लौट कर चला जाता जहाँ पे अपार धन दौलत का इंतजार कर रहा था। क्योंकि ये कंपनी में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि आप एक घर में प्रवेश करते हैं, एक परिवार में आते हैं, जिस परिवार में कितने लोग आपके ग्लोबल डायमंड है, नाम लेते हैं गोप सर, मुद्रिका गोप सर, जो महीने के 20 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, आपके परिवार के हैं। या सुनो, आपके डायमंड साहब लाखों रुपए कमाते हैं, आपके आरडी साहब 30,000 40,000 50,000 कमाते हैं, आपके परिवार के हैं। आपके एसडी कमाते हैं, आपके परिवार के हैं। आपके ईडी कमाते हैं, सब आपके परिवार के हैं। लेकिन बशर्ते लोग समझ नहीं पाते हैं, एक परिवार में जब आते हैं उसमें कई रूम रहते हैं, कई रूम, और उसमें से एक रूम ऐसा है जिस रूम में आपके लिए व्यापार धन दौलत रखा हुआ है। लेकिन बशर्ते उस रूम को ढूंढना होगा कि आखिर परिवार रूम है तो कौन सा रूम में इतना पैसा रखा हुआ है। अगर एक रूम को ढूंढे, उसमें पैसा दौलत नहीं मिला तो घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है। अगर सब लोग निकाल रहे हैं उसमें से, तो आपको इसको ढूंढना है। ये तो नो, मैं बताऊं कि गरीबी को मैंने इतने करीब से देखा है दोस्तों कि मैं घर परिवार में इकलौता हूँ। घर में बस मम्मी पापा और मैं, मात्र 3 जन, एक छोटा सा परिवार है हमारा। इतनी गरीबी को देखा है कि एक मिट्टी के घर में मेरे पूरी जीवन निकला। मात्र एक मिट्टी का रूम, एक बरामदा और एक बोरिंग, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं। एक फूटी कौड़ी जमीन नहीं है जरा सा भी। इसलिए नहीं कि नहीं है, जबकि हमारे चाचा लोग पास, क्योंकि हुआ यूँ कि हम लोग हैं तो जमींदार खानदान से ही, लेकिन बशर्ते हुआ यूँ था कि जब हमारे माता पिता का शादी हुआ था तो आप उसे कह सकते हो लव मैरिज। या सुनो, मेरे पिता को प्यार का भूत सवार था और वो लव मैरिज किए। मेरे सारे लोग मना किए करने के, लेकिन वो बोले नहीं करूंगा।
कर लिए, जिसका नतीजा ये निकला कि उसको घर से निकाल दिया गया मेरे माता पिता को। निकालने के बाद सिर्फ एक मिट्टी का घर मिला था पटना में, और वो खुशी खुशी रहना चालू कर दिया उसी में। वो बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यही नहीं, हमारे घर में एक महात्मा जी आया करते थे, एक महापुरुष। जो महापुरुष इतने पहुंचे हुए थे दोस्तों कि उनके मुख से निकला हुआ हर एक वाक्य, वो जो बोल दिया वही होना है। अगर आप ये तू बर्बाद हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। अगर बोल दिया तू आबाद होगा, तो आबाद होना है। अगर बोल दिया कि तेरे साथ ऐसा घटने वाला है, तो वही। क्योंकि लोग बहुत डरते थे उस महात्मा से। अगर जब वो हमारे कॉलोनी में आते तो बहुत सारे लोग डर से निकलते नहीं थे, पता नहीं हमको देख के कुछ बोल ना दे, क्योंकि उनका मुख से निकला हुआ हर एक चीज, हर एक लाइन सच होता था। वो इतने महापुरुष थे दोस्तों कि वो साल का 365 दिन, जो साल में 365 दिन होता है, वो 365 दिन वो कन्याकुमारी से कब तक यात्रा करने में गुजारते थे। भारत के इस छोर से उस छोर तक वो यात्रा। जैसे कि अगर मान लो कि उनका बस्तर में कोई उनका जजमान है, या यानी कि उनको मानने वाला है, तो उनके घर पे जाएंगे। उसके बाद वहां से वो छोड़ेगा कोई दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से वो छोड़ेगा आगे। ऐसा करते करते वो कन्याकुमारी से कब तक यात्रा करते थे। उन्होंने भी हमारे माता पिता को सजेस्ट किया था, राय दिया था कि आप लोग विवाह मत करो। अगर विवाह है तो परेशानियों का पहाड़ टूटेगा, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी कि आप झेल नहीं पाओगे। लेकिन वो कर चुके थे। तो महात्मा जी ने बताया कि चलो गया तो हो गया, लेकिन ये मुसीबतें अभी नहीं हटने वाली, कुछ वर्षों तक चलेगा तुम्हारे साथ। ऐसा बर्दाश्त करना उसको। हर साल आते एक ही बात बोलते हैं, कुछ वर्ष और चलेगा, कुछ वर्ष और चलेगा। वो महात्मा जी इतने पहुंचे हुए थे दोस्तों कि वो एक बार यात्रा में थे और उनके गुरु का देहांत हो गया था, और वो उनसे मिल नहीं पाए। तो उन्हें जब पता चला कि उनके गुरु का देहांत हो गया है, अपने अंगूठा को, ये अंगूठा पांव का दोनों अंगूठा काटकर, हरिश्चंद्र घाट है गंगा नदी किनारे, गंगा में ऊपर कि ये मेरे गुरु के लिए अपना तोहफा है। सोच लीजिए, इतना काटने के बाद भी उस इंसान को कुछ नहीं हुआ। कपड़ा बांध के हमेशा ऐसे ही ठीक हो गया, हॉस्पिटल कार नहीं पड़ा। इतना उनके शरीर में एक अजीब सा तेज था। मैं भी मिला हूं उनसे, बहुत बार मिला हूं उनसे। हर साल आते थे। देखते देखते 23 वर्ष गुजरा, क्योंकि मेरे जन्म होने से पहले मेरे घर में मेरे माता पिता का एक और संतान हुआ था, यानी कि मेरे बड़े भाई कह सकते हो, कि जो जन्म लेते के साथ मर गया था। तो इसके बारे में मेरे माता पिता पूछे उनसे कि जन्म लिया मर गया, तो बोला ये तो होना था, मैंने बताया था कि मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। उसके बाद से 9 वर्षों तक मेरे माता पिता को दोस्तों कोई संतान, 9 वर्षों तक। 9 वर्ष बाद हर साल वो आते थे, तो मेरे माता पिता पूछे कि आपकी ये मुसीबत कब तक चलेगा, हर बार पूछते थे। वो बताएं कि अब तुम्हारा ग्रह कुछ टल चुका है, वो बताए अब कुछ और बोलो कि और कुछ चाहते हो तो। कोई एक चीज पूछना जो एक चीज हो सकता है, संभव है, तो वो बताएं कि मुझे बस चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। तो बोले ठीक है, इस वर्ष तुम्हारे घर में एक सुपुत्र होगा। और वो बोल दिए तो हमारे माता पिता जान गए कि अब जो बोलते हैं वही होता है, ये जो बोल दिए तो होना ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। वो बोल दिए इस वर्ष तुम्हारे घर में सुपुत्र पैदा लेगा। और वो बताएं कि वो सुपुत्र नहीं, बल्कि वो ये जो 9 वर्ष तुम लोगों ने इंतजार किया, वर्ष के इंतजार का फल रहेगा। वो ऐसा काम करेगा आकर, ऐसा काम कि जो इज्जत शोहरत तुम्हें उस घर में नहीं मिला था, वो शोहरत वो लड़का अकेले दिलाएगा। तरह तरह ये बातें ऐसा सुने मेरे माता पिता। उनको लगा कि जरूर ये इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, यस और नो। वो इतना इज्जत शोहरत कैसे कमा सकता है। वो बता जरूर वो लड़का अगर पैदा लेगा तो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। जिकर वो दिन पार करना चालू किए कि वो बोले हैं तो यकीनन होगा। और सही में दोस्तों 1 साल गुजरा, और 1 साल बाद एक सुपुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम था मिस्टर रोहित शर्मा। और आप सोच रहे हो इतनी गहरी बातें क्यों जानते हो, क्योंकि आप जान सकते हो कि जिसके घर में एक लौता एक बच्चा हो तो अपने माता पिता अपने बात बताता है, यस और नो। तो ये सब चीजें मैं हमेशा शुरू से सुनता आया हूँ घर में, तो इसीलिए मैं जानता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद दोस्तों लेकिन मैं बताऊं कि मेरा जन्म बड़ा विचित्र हुआ था, क्योंकि वो थे कि ये दुनिया से हटकर काम करने वाला है, तो मेरा जन्म बड़ा विचित्र हुआ। जनरली जो बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, उन बच्चों का औसतन वजन जो होता है ना 3 किलो 3.5 किलो का होता है, या तो नो। रोहित शर्मा का जब पैदा हुआ था तो मेरा वजन था 5.5 किलो दोस्तों, 5.5 किलो का मैं पैदा लिया था। इतना ही नहीं, ये जो सर पे बाल होते हैं ये छोटे छोटे बच्चों का होता है, या तो नो। मेरा बाल इतना लंबा लंबा, पूरा बदन बंधा हुआ था बाल से। तो डॉक्टर बड़ा आश्चर्य में थे। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ था बताया कि यार 30 साल हो गया मेरे को डॉक्टरी लाइन में, आज तक किसी बदन में बड़ा बड़ा बाल नहीं देखा हूँ, जिससे बाल से ही लगता हुआ है पूरा। वो तो बाल हटा कर देखा गया लड़का है लड़की है या राक्षस है क्या है ये। तो पता चला कि नहीं, ये राक्षस है, ये कोई लड़की नहीं है, एक लड़का है, खूबसूरत सा लड़का है ये। तो उसके बाद मेरी परवरिश चालू हुई दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं बताऊं आपको, मेरे माता पिता को कुछ ऐसा लगता था
कि ये लोगों से हटकर है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में एक भैंस हुआ करता था, और भैंस का जो भी दूध, सुबह 1 बाल्टी, शाम में 1 बाल्टी। मेरी माता हमेशा परेशान रहती थी कि सारा दूध अकेले पी जाता है, इतना कोई बच्चा नहीं पीता। तो मेरे पिता को हमेशा बोलते थे, जी ये लड़का ना रोहित बड़ी बहुत ज्यादा है। तो मेरे पापा बोलते थे, ये ठीक है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं, इतना नहीं पीना चाहिए बच्चा को, और इतना पीने के बाद भी रोता है। तो उन्हें लगा सही में कहीं दिखाना चाहिए। तो हमारे लोकल वहाँ जो शादी वगैरह करवाते हैं ना, वो पंडित को, गांव के पंडित को बुलाया गया। तो वो पूरा जन्म पत्रा वगैरह देखे। तो पत्रा देखने के बाद पता चला कि इसके पेट में भगवान गणेश का वास है। बोले इसके पेट में जो तिल है ना, मस्सा, समझते हैं मस्सा? बोले इसके पेट में जो मस्सा है वो उसकी वजह से इतना खाता है। इसके पेट में गणेश है, ये अभी तो कुछ नहीं पी रहा है, खा रहा है, आने वाले कुछ साल बाद इतना खाएगा कि आप इसको दे नहीं पाओगे। मेरे माता पिता टेंशन में, अरे यार एक तो ऐसी गरीबी, क्योंकि मेरे पिता का आमदनी था, मासिक आमदनी मात्र 1800 रुपये। उसी 1800 रुपये में घर परिवार सब चलता था। और इतना नहीं, दुख बीमारी जो भी हर घर में लगा रहता है, उसी में सारा चीज निपटता था। आगे उम्र बढ़ता गया। अब जब एक बच्चे का उम्र 4 साल 5 साल का होता है तो उसे पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता है, या तो नो स्कूल भेजा जाता है ना जी। ये बातें दोनों तरफ से होती है तो मजा आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं और आप कुछ ना बोलो तो मजा आने वाला नहीं है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजता है, या तो नो। दोस्तों, अब बारी आई पढ़ाई लिखाई की। तो उन्होंने मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत बड़े स्कूल में डाला, क्योंकि भाई इंजीनियर और डॉक्टर अगर बनाना है तो एक अच्छा स्कूल भी तो चाहिए। वो मेरे को बहुत बड़े स्कूल में डाले, जो स्कूल के बारे में लगभग हर लोग वाकिफ होते हैं, उसका नाम जरूर सुनते हैं। पटना में वो स्कूल है, बिहार की राजधानी है। मुझे ऐसा लगता है पटना में नहीं, भारत के कई स्टेट में उसका ब्रांच है। कई स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है, हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच होगा उसका। और ऐसा लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रखंड, हर गांव में उसका ब्रांच होता है। आंगनवाड़ी स्कूल में मेरे को डाल दिया गया। उनकी गरीबी ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए मेरे माता पिता वही कर पाए कि, और ऊपर स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते थे, कमाते कि अच्छा स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। अब आंगनबाड़ी स्कूल में जब मेरे को डाला गया दोस्तों, तो भले ही स्कूल जाते वक्त मैं स्लेट कॉपी पेंसिल कुछ भी भूल जाऊं, लेकिन थाली ले जाना कभी नहीं भूलता था। सारा चीज मैं छोड़ दूंगा, लेकिन थाली लेके ही जाऊंगा। थाली लेके जाना नहीं भूलता था। और स्कूल जाने के बाद कभी मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। मुझे सब मतलब था कब टिफिन हो, लंच हो, घंटी बजे कि मैं जाकर भरपेट दबा के खाऊं। और खाने के बाद तो दोबारा कभी मेरे को स्कूल में देखा ही नहीं। खाना मिला कि उसके बाद मैं सीधा करता था, कोई मास्टर कुछ बोले, मास्टर मेरे से खुद डरता था, पत्थर लेके चलता था मैं। इतना बदमाशी लगा कि मेरे घर वाले जब सुनते थे कि ऐसा करता है, परेशान होते हो कि क्या जिंदगी में क्या करेगा, क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेगा लड़का। इसके गुरुजी, इसके मास्टर तो डरते हैं इससे। मास्टर जी बोलते थे कि इसको करेंगे क्या, तो थैले में पत्थर लेके चलते। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया। 1 साल गुजरा, सारे लोग पास किए, केजी में गए, लेकिन रोहित शर्मा उसी क्लास में रह गया। तुम्हारा 1 साल हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला क्लास से कबूतर होता है, क्लास से खरगोश होता है, क्योंकि मैं क्लास तो बैठता ही नहीं था। मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता था ये सब मेरे लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता था ये मेरे भेजे में ढुकने वाला नहीं है। 1 साल नहीं दोस्तों, तकरीबन 3 साल तक मैं रह गया नर्सरी क्लास में। 3 साल तक पास नहीं। जब 3 साल गुजरा मेरा नर्सरी क्लास में, तो अब एक ही क्लास में कोई 3 साल 4 साल रहेगा तो क्या वो दादा बनेगा कि नहीं वहाँ का? मैं बन गया उस क्लास का दादा। मोटा तगड़ा शरीर था, कोई बच्चा अगर आता तो उसे मैं पूरा चमका देता था। तो मास्टर और डरने लगे कि यार इसको एक क्लास में रखना बेकार है। लास्ट में तंग आकर मुझे 5 केजी भेज दिए। मुझे मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, पास तो हुआ। तो मैं बोला पढ़ा क्या हूँ जो पास हो गया। मैं बहुत टेंशन में आया कि पास कर दिया, फिर नया चीज पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है। दिन गुजर रहा था दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे घर में जैसे क्या है, जैसे ये खेत वगैरह है ना, तो हमारा घर जो है उस वक्त शहर से बहुत बाहर था, तकरीबन 8 किलोमीटर बाहर शहर से। तो क्या था कि एक घर मेरा यहाँ पे मिट्टी का, उसके बाद कुछ खेत छोड़कर दूसरा घर है, उसके बाद कुछ खेत छोड़कर दूसरा घर है। इस टाइप का घर था, घना घर नहीं था चारों तरफ। तो वहाँ पे एक बगल में ही हमारे बंगाली दादा रहते थे, बंगाल के रहने वाले थे। वो समोसा वगैरह का उनका दुकान था। समोसा समझते हैं ना, समोसा आलू गुंडा वगैरह का दुकान था उनका। शाम होता था दोस्तों के साथ, जैसे ही वो आलू का मसाला तैयार करते थे, मेरा नाक में खुशबू जाता था, मैं तुरंत निकल जाता था घर से। उनके गाड़ी, तो छोटा सा गाड़ी था उनका, धक्का मारते हुए मैं भी पहुंच जाता था। हमारे किलोमीटर आगे रोड पे बाजार लगता है, वहीं पे मैं चला जाता था। जाने के बाद
आप बोल सकते हो कि उस दुकान का मैं मालिक बन गया। मालिक कैसे? नौकर भी बोल सकते हो, दोनों चीज बोल सकते हो। किसको समोसा चाहिए, किसको चटनी चाहिए, बस मैं घूम घूम के चटनी देना, प्लेट साफ करना। क्यों? इसलिए कि लाभ अगर बचेगा तो उसे मैं घर लेके जाऊंगा। और कभी ऐसा होता दोस्तों कि बहुत भीड़ है दुकान में, बहुत भीड़ है, लाइन लगे हुए हैं लोग कि मेरा 20 पैसे पैक करो, कोई 40 पैक करो, लाइन लगा हुआ ना, और सारा मैं देख रहा हूँ कि आज खत्म हो जाएगा, तो उसी में बहुत उदास रहता था। ये लगता है कुछ मिलने वाला नहीं है। और क्या होता कि एक भी कस्टमर नहीं है, बारिश बहुत तेज है या ठंड है, गर्मी है, ऐसा कुछ कस्टमर एक भी नहीं है, तो बंगाली बेटा बैठ के रो रहा है और मैं नाच रहा हूँ। मुझे टेंशन मत ले, बहुत जल्द एक ही बार कस्टमर आएगा, तेरा सारा खत्म हो जाएगा, टेंशन मत ले। और बचता था दोस्तों, अपने थैले में भरता था और भर के घर जाता था, तो हमारी मम्मी डंडा लेके इंतजार कर रही है, लेकिन मैं मार कितना भी खा लूं, खाने के बाद मेरी माता पिता बहुत समझाते थे, देख बेटा तू दूसरे का गिलास प्लेट धोता है, लोग हंसते हैं। तो मैं बहुत बोलता, मैं बोला बंगाली भी तो धोता है, कौन हंसते हैं, कुछ नहीं होता इससे। तो मेरे को बहुत समझाते, मत जाना कल से, खा मेरा कसम। और भाई मैं तो इतना कि मैं तुरंत कसम, तेरा कसम खाता हूँ, कल से नहीं जाऊँगा, तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, कल से पक्का नहीं जाऊँगा। पापा सोए रहते थे, बोलते पापा कसम कल से नहीं जाऊँगा, और उनको लगता था सही में कसम खाया नहीं जाएंगे, लेकिन गायब। मेरा रोज का रूटीन बन गया था, इतना बजे स्कूल से आना है, इतना बजे खिचड़ी खा के आना है, इतना बजे दुकान जाना है, सारा चीज चल रहा था दोस्तों। इतना ही नहीं, लेकिन गरीब होते हुए हमारे माता पिता में एक चीज देखता था कि मेरे को चाहते बहुत थे, वो मारते थे, पीटते, सब करते थे, बदमाशी करते थे, लेकिन चाहते बहुत थे। वो अपने स्तर से मुझे चाह रहे थे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, वो समझाते कि ऐसा नहीं करते बेटा ऐसा। लेकिन मेरा उम्र बचपना में मजाकिया किस्म का मैं था, गुजरता जा रहा था। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला दोस्तों। जब मेरी उम्र 10 साल के आसपास रही होगी, मैं इतना बड़ा था 10 साल के आसपास, उस वक्त से जो मेरा बचपना गायब हुआ, दोबारा कभी लौट कर नहीं आया। उस 10 साल तक दोस्तों जितना मैं जिंदगी को जी सकता था मैंने जिया, जितना हंसी मजाक, जितनी खुशियां मेरे को मिलनी थी, बस वो 10 साल की उम्र तक मिली मेरे को। लोग को परेशानियां एक साल एक महीना आता है ना, तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे को मात्र 10 साल तक, उसके बाद से मैं जिंदगी में न मुझे लोग कभी खुलकर हंसते हुए देखे, न कभी ऐसा बहुत खुश है। चाहे कितनी बड़ी भी मैंने अचीवमेंट कर लिया, कितनी बड़ी उपलब्धि मेरे पास आ गई, लेकिन मैं खुश कभी नहीं रहता था, क्योंकि ऐसी घटना घटी उस वक्त जब 10 साल का मेरा उम्र था। बस कुछ ऐसा घटा कि मेरे माता के पेट में ना हमेशा दर्द हुआ करता था, और दर्द ऐसा कभी कभी होता था कि वो दर्द के वजह से ना पेट फूल जाया करता था, हमेशा वो दर्द से रोती रहती थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उनका अच्छा इलाज हो सके, किसी तरह दवा हुआ खाकर इलाज चल रहा था। जब अंतिम में इलाज नहीं हो पा रहा था, तो वो हॉस्पिटल होता है जिला में, है ना, जिला चिकित्सालय बोलते हो, तो वैसे ही हमारे पटना में PMCH, तो वहां पे ले जाया गया। वहां CT स्कैन वगैरह हुआ शरीर का, सोनोग्राफी वगैरह ला के, पेट में गर्भाशय में ट्यूमर है, और बताया कि ट्यूमर आज से नहीं है, तकरीबन 10 साल से है, और शायद डिलीवरी के वक्त है। तो उस वक्त मेरे पिता मेरे से चिढ़ गए, इस चीज का जड़ ये लड़का है, अगर ये नहीं पैदा होता तो ठीक था। पहली बार महात्मा जी का कोई बात गलत हुआ है, वो बताया था कि लड़का शोहरत इज्जत सब कमाएगा, 8 साल उम्र हो गया है, अभी तक मात्र 4वीं क्लास में है। इसका उम्र के लड़के लोग कितना आगे निकल रहे हैं, 6ठा 7वां 8वां पहुंच गया है, लेकिन ये वही क्लास में अभी तक। इसके वजह से इसके माँ के पेट में ट्यूमर है, और फिर बता दिया था दोस्तों कि 70 से 80 हजार रुपये चाहिए इलाज के लिए। ट्यूमर को प्लस गर्भाशय को बाहर निकालना होगा, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। और ये भी बताएं कि यह पटना संभव नहीं है, एक टेक्नोलॉजी के तहत इसका इलाज हो सकता है विशाखापट्टनम आप लेके जाइए इसे, वहीं इलाज होगा। अब एक ऐसे परिवार जिसका इनकम मात्र 1800 रुपया, दोस्तों सोच लो, उसे 70 से 80 हजार रुपये जुगाड़ करना क्या आसान बात है? नहीं है दोस्तों, क्योंकि 70 से 80 हजार रुपये के लिए जब ये सुने माता पिता, तो उनके पैर से जमीन हिल गया कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। मेरे स्कूल बंद कर दिया गया, मेरे पिता बोले कि देख स्कूल मत जा, अपनी माँ के साथ रहना, तू घर पे ही। मैं घर पे रहना चालू कर दिया, वो हमेशा बेड पे रहती। एक दिन की बात है, मेरे पिता बोले कि मैं पैसा जुगाड़ करके लाता हूँ, हल्का बारिश था उस वक्त, वो छाता निकाले दोस्तों, निकालने के बाद वो लाता हूँ। वो गए हमारे चाचा के पास, जो हमारे 3 चाचा थे, उनके पास गए और जाकर बहुत रोए वहाँ पे कि देखिए आपका जमीन जायदाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर हमें लेना रहे ना तो हम तुरंत कोर्ट में केस करके ले। तो नो, अगर आप शादी कर लो, भाग के करो, कैसे भी करो, अगर आप उसके वारिस हो तो आप कोर्ट जा सकते हो, या सुनो। लेकिन मेरे पिता इतने सीधा थे कि वो बोले कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमें 70 से 80 हजार रुपये दे दो, बीवी का इलाज करवाना है, नहीं तो नहीं बचेगी। लेकिन मेरे चाचा लोग मारपीट किए उनके साथ, उनको 1 रुपया नहीं दिए।
यही नहीं, वो अपने जितने दोस्त रिलेशन वाले थे, अपने मेरे मर्द जितने लोग थे, सारा घर गए, लेकिन कहीं उनको पैसा नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का सिद्धांत है कि अगर आपके सर पे तेल लगा हुआ है ना, दुनिया आपको तेल लगाने वाला मिलेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे भूखे चल रहे हैं, घर में खाने का एक अन्न का दाना तक नहीं है ना, तो आपका पड़ोसी भी साथ नहीं देगा। एक दिन 2 दिन दे देगा, क्या रोज रोज खिलाएगा आपके बच्चे को? नहीं खिलाएगा, भूख से मर जाए, चोर बन जाए, गुंडा बदमाश कुछ बन जाए, उसे कोई पता। ठीक है जी। आप आजमान लो, अगर आजमाना हो तो। अगर मान लो कि आप इतने गरीब हो कि आपके घर में एक साइकिल तक नहीं है और आपके पड़ोसी के पास साइकिल है, मांगो उससे साइकिल, मुझे बाजार जाना है या कहीं गांव जाना है, वो आपको 1 दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, 3 दिन देगा। क्या रोज रोज आपको साइकिल देगा? वो तुरंत बहाना बनाएगा, बोलेगा कि मेरा पंक्चर है, वो बोलेगा तुरंत कि मेरे साइकिल में कुछ है या मुझे खुद काम है। वो आपको साइकिल रोज रोज इसलिए नहीं देगा, ये सोच नहीं देगा कि इसके पास तो खुद साइकिल नहीं है। अगर आपके पास साइकिल रहता तो वो जरूर देता, ये सोचकर कि कल मुझे पड़ेगा तो मैं इससे ले सकता हूँ। ये सुनो, अगर मान लो कि आपके पास साइकिल है और पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है, जरा मांगो उससे, रोज रोज दे देगा क्या? वो नहीं देगा, क्योंकि आपके साइकिल नहीं है। वो तुरंत बोलेगा आपको, भाई 80 रुपये लीटर पेट्रोल है, जा दूसरा खरीद ले या फिर पैदल जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास मोटरसाइकिल होता तो दे देता, ये सोचकर कल मुझे भी जरूरत पड़े ले सकता हूँ, क्योंकि इनके पास औकात है मोटरसाइकिल का। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और आपके पड़ोसी के पास 4 व्हीलर गाड़ी है, दे देगा आपको? वो बोलेगा जाओ टैक्सी स्टैंड से लेके जाएं, 4 व्हीलर कोई तुम्हारे लिए नहीं खरीदें, क्योंकि आपके पास 4 व्हीलर नहीं था तो वो नहीं दिया। वही मेरे पिता के साथ हुआ। वो महीने के 1800 रुपये कमाते थे और मांगने चले थे 70 से 80 हज़ार रुपये। कोई भी व्यक्ति यही सोच कि आज मैं इसे दे भी दूं तो ये कल दोबारा वापस करने वाला नहीं है। ये जो कमाता है सारा तो ऐसे ही खर्च कर इसके परिवार में खर्च हो जाता होगा, क्योंकि उसके पास औकात नहीं था मेरे पिता के पास 70 से 80 हज़ार का, उन्हें नहीं मिला। जब वो लौट के आए दोस्तों, तो पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में अपने पिता को रोते हुए देखा। पहली बार देखा, उनके चेहरे पे चोट लगा हुआ था, पहली बार रोता हुआ देखा। और वो बताएं कि दुनिया कैसा है। वो मुझे बताएं कि बेटा मैं तुझे इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा था, दुनिया देख, तो हकीकत यही है, दुनिया में पैसे से बड़ा कोई नहीं होता बेटा। ये सब बात मैं जब सुना ना, सुनने के बाद उस उम्र से ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं सब बात समझ। और वो मुझे बोले कि जाके बरामदे में सो जा। 2 दिन हो चुका है दोस्तों, 2 दिन 2 रात भूखा। एक टाइम ये था कि जब दिन भर मैं खाने के लिए भागता था, और एक गया टाइम कि 2 दिन से मैं कुछ भी नहीं खाया था, घर से बाहर नहीं निकला था, एक चावल का एक दाना था मेरे पेट में नहीं गया था। जब मैंने सुना कि मेरी माँ बोल रही थी देखिए जी पैसा जुगाड़ नहीं हुआ, हो पाया कोई है, मेरे जाने के बाद रोहित का ख्याल रखिएगा। जब ये मैं सुना तो मैं भी रो पड़ा बरामदे में ही कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। 70 से 80 हज़ार रुपये मैं लेके आऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं नहीं जानता था 70-80 हज़ार रुपये कितने होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं लेके आ सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों, मैं अपने माता पिता को सोने का इंतजार कर रहा था, और जब सोने के बाद मैं घर गया, सीधा उनके पैर को छुआ। एक थैले में जो मैंने कपड़ा पहन रखा था, हाफ पैंट में था, और मेरे स्कूल का जो आंगनबाड़ी का शर्ट हुआ करता था, ब्लू कलर का फटा हुआ शर्ट था, वो वही 2-3 फटा पुराना जो कपड़ा था मैं थैले में डाला। और डालने के बाद अपने माता पिता के चरण को छुआ, और मैं पैदल रोता रोता निकल गया घर से। वहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं पर रोते रोते, और सामने जो गाड़ी खड़ी थी, मैं जानता भी नहीं था ये ट्रेन मेरे को कहाँ लेके जाएगी, लेकिन वो ट्रेन का बाद में पता चला था, उसका नाम था पटना पुणे सुपर फास्ट एक्सप्रेस। मैं उस गाड़ी में बैठ गया, जनरल लेटरिन के पास चुपचाप बैठकर रो रहा था, क्योंकि बहुत जोर का मुझे भूख लगा हुआ था, और बहुत परिवार को याद भी कर रहा था। गाड़ी खुली दोस्तों, वहाँ से पूरा रात पूरा चली, मुझे मालूम नहीं था गाड़ी कहाँ लेके जाएगी। जब एक रात एक दिन गुजरा, तो उसके बाद वो गाड़ी जब सुबह का टाइम में अगला दिन भोसावल महाराष्ट्र से, पहले महाराष्ट्र गाड़ी ढूंढ रहे, एक जंक्शन पड़ता है, एमपी का लास्ट बॉर्डर है इटारसी, नाम सुने? इटारसी में वो गाड़ी रुकी, और मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो 4था दिन चालू हो गया था, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, 4 दिन से कोई भूखा, सोच लो कैसे जी रहा होगा। मुझे ऐसा लगा कि अगर आज मैं यहाँ नहीं उतरा तो मैं मर जाऊंगा, मैं अब आगे कहीं नहीं जा सकता। मैं वहाँ उतर गया खाने के तलाश में, कहीं कुछ भोजन, लेकिन दोस्तों कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। कान जहाँ ढूंढा तो वो बोले कि नहीं, तुम्हारा उम्र नहीं है काम करने का, क्योंकि छोटा सा था उस वक्त, बहुत मोटा था उस वक्त। वो बताया तेरा कोई काम करने का तेरा उम्र नहीं है। मैं वैसे थैला लेके भटकता रहा रोड पे, लेकिन पता नहीं दोस्तों कब मेरे बेहोश हो गया, मैं कब बेहोशी के हालात में रोड पे गिर गया, भूख की वजह से, मुझे मालूम नहीं चला। मैं जब रोड पे सड़क पे गिरा, सड़क के बाद मैं सब जान रहा था कि मैं बीच सड़क में गिर गया हूँ, कोई भी गाड़ी मेरे पर चढ़ सकती है, लेकिन मेरे पास हिम्मत नहीं था कि मैं सड़क से हट सकूं। आंखें खुली हुई थी, मैं सब देख पा रहा था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद, तकरीबन रात 11 बज रहा होगा, 11 के आसपास एक बहुत तेज रफ्तार से एक बस आ रही थी हॉर्न देते हुए। उसे लगा कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट वाला है ना क्या, हॉर्न देते हुए शायद वो हट, लेकिन मैं हट नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास हॉर्न तो मैं सुन रहा था, लेकिन हट नहीं पाया। वो बस था दोस्तों, वो बस वॉल्वो बस, एक स्लीपर कोच बस था, बड़ा वाला बस, और वो बस चलती थी इटारसी से और उस बस के ड्राइवर थे एक पंडित जी से लंबा टीक रखे हुए। वो एक मसीहा, एक भगवान के रूप में मेरी जिंदगी में आए।
एक माता पिता वो थे जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, एक माता पिता वो जिन्होंने मुझे पाला। वो गाड़ी को रोके, मेरे पास आकर बिल्कुल नजदीक में लाने के बाद गाड़ी को रोके, और रोकने के बाद वो पूछे मेरे से कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है? तो मैं बताया नहीं। वो पानी के बाद तो मैं बताया कि मैं 4 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे बहुत भूख लगा है। तो वो मेरे को अपने गाड़ी में बैठाए, कैबिन में अपना जहाँ गियर लगाते हैं वहाँ बैठाएं, और 2 घंटे बाद वो बस लगा मैं 1 बजे के आसपास। वो बताया जितना खाना है भर पेट खाना खा, तुझे पैसा कोई नहीं मांगेगा। मैं उनके साथ बैठकर खाना खाया। उसके बाद वो गाड़ी मेरे को बैठाए, बोले कि बता कहाँ से आया है? तो मैं बताया मैं आया हूँ पटना से। तो बताया कि यहाँ कैसे पहुँचा? मैं बोला मैं घर से आया हूँ पैसा कमाने के लिए। तो वो बोले अरे बेटा तेरा पैसा कमाने की उम्र नहीं है, तू घर जा। तो मैं बोला मुझे जाना, मुझे बहुत पैसा चाहिए। तो वो बताए एक बात, वो बताया बेटा दुनिया में सबको पैसा चाहिए, लेकिन तेरा उम्र नहीं है करने का। मैं बोला उम्र से नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे कोई भी काम मिलेगा मैं कर लूंगा, बहुत जरूरी है पैसा का। वो बताया देख एक काम कर, मैं भोपाल स्टेशन में ना तेरा टिकट कटवा दूंगा पटना के लिए, और कुछ पैसे दे दूंगा, तू रास्ते में खाते पीते घर चला जा। मैं बोला मैं गाड़ी रोक दो, मैं कहीं काम ढूंढ लूंगा। तो वो मेरे को बोले ठीक है तू बैठ। वो मुझे भोपाल में, उनका घर था, वो भोपाल गए, अपने घर पर लेकर गए। उनके घर में लोग बहुत ही अच्छे, उनके माता पिता, उनकी बीवी, बच्चे नहीं, उनकी बीवी धर्मपत्नी इतनी अच्छी थी स्वभाव के। वो पूछे कि ये बच्चा कौन है? तो वो बताया कि सड़क पर गिरा हुआ था। मेरे से पूछे, उसको बीवी पत्नी पूछी क्या नाम है? तो मैं बताया मेरा नाम रोहित है। तो सारा चीज पूछी। तो पंडित जी बताया कि इसको काम चाहिए, बता इसको उम्र इतना कम है, इसको क्या काम दूं? तो मेरे से पूछी उसकी पत्नी क्या काम करोगे तुम? कुछ भी करूंगा। तो बताया क्या बताओ? मैं बोला कुछ भी बताओ, जो काम बोलोगे वही कर लूंगा। तो बता मेरे घर वर साफ कर लोगे? मैं बोला सारा कर दूंगा। तो बता एक काम कर, जा बस साफ करके दिखा। बोले मैं बोला मैं साफ कर देता हूँ। 3 घंटे तक उस बस को धोया बढ़िया से। धोने के बाद मैं पंडित जी को जगाया, बोले देखिए बस साफ कर दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों वो देखे, बोले कि सही में बस ठीक साफ किया है। वो बोले इसके बाद तू मेरे घर पे ही रहे। वहां पे मैं रहना चालू किया। मेरा काम था बस का साफ सफाई करना, घर साफ सफाई करना। मैं पूछा नहीं कि आप मुझे पैसा कितना दोगे, क्योंकि इसलिए एक बच्चा जो आज से 2 दिन पहले भूख से मर रहा था, कम से कम आज एक छत आ गया सर के नीचे। अपने पास एक बहुत बड़ा सपना था कि लाइफ में कुछ तो करना है। मेरे पिता एक ही बात बताया कि बेटा दुनिया में पैसे से बड़ा कोई नहीं होता, देख आज मार खा के आया, तेरी माँ मर जाएगी लेकिन कोई पैसा देने वाला नहीं है दुनिया में। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि दुनिया में कोई ताकतवर चीज है तो वह पैसा। मुझे कोई भी हाल में पैसा कमाना है, और एक दिन इतना कमाऊंगा कि इसमें दिखा दूंगा, उंगली पर नचाऊंगा जितना मेरे चाचा से लेकर मेरे खानदान तक। बोलूंगा अभी बैठ तो अभी बैठना पड़ेगा उसको, जितना औकात है उससे औकात से 1000 गुना में ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये सपना मेरे दिल में हमेशा, अपने दिमाग में, मुझे वो कभी सोने नहीं देता। रात में सोता मैं चिल्लाकर उठ जाता अपने माँ अपने पिता को याद करके। तो मेरे पंडित जी हमेशा बोलते थे रोहित तेरी उम्र बहुत कम है लेकिन तू हमेशा चुपचाप रहता है और कभी कभी तू रोता है, क्या बात क्या है? मैं नहीं बताया उनको। वो बताए तेरी उम्र बहुत कम है लेकिन तू इतना कुछ छिपा सकता है, हमें यकीन नहीं होता। आप लोग ठीक हैं? तो उसके बाद वो बताए सुन एक काम कर, तू परेशानी क्या भी है नहीं बताना चाहता मत बता। वो बताए तेरी परेशानी का हल है मेरे पास। तो मैं पूछा क्या हल? तो बताए एक काम कर, मंगलवार को मेरे साथ तू मंदिर चला कर। वो बताए मंगलवार को मेरे साथ मंदिर चल, और मैं मंगलवार को हनुमान जी का पूजा करता हूँ। इस में कोई अगर तेरा साथ दे सकता है तो वो है हनुमान जी। मैं समझ गया कि सच बोल रहे हैं क्योंकि ये पंडित है। मुझे विश्वास हो गया कि ये जो बोल रहे हैं कभी गलत नहीं बोल सकते, ये बहुत पंडित है, पूरा खानदान पंडित का। मैं बोला कि क्या करना होगा? वो बताएं कि तुझे मंगलवार को मेरे साथ व्रत करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है। मंगलवार के दिन तुझे मीट मांस नारी वगैरह से दूर रहना है, और दूर रहे उस दिन, मीट मांस मत खा, शराब से दूर रहे उस दिन। उसके बाद उस उम्र से दोस्तों मैं चालू किया मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ करना, और एक ही चीज मांगता था हमेशा बजरंगबली से कि हे प्रभु मेरे माँ हो, मैं एक दिन पैसा लेके जाऊंगा, मुझे शक्ति दो आप, मैं एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, अपने घर में लेके जाऊंगा। मेरे पिता बोले हैं कि पैसा से बड़ा कोई नहीं होता, मुझे एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रोज एक ही चीज में मांगता था दोस्तों। तकरीबन 4 साल तक उनसे गाड़ी को धोया, 4 साल तक उसके बस को मैं साफ किया। मैं अपने माता पिता सबको इसलिए भूल गया था, जानता था कि अगर मैं पैसा लेके नहीं जाऊंगा तो भी मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। अगर मैं पैसा लेके नहीं जाऊंगा तो मैं पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। कम से कम पैसे लेके जाऊंगा तो एक उम्मीद रहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उम्मीद से मैं काम करता गया कि मैं एक दिन बस एक गाड़ी नहीं साफ करने वाला, एक दिन मैं बहुत, एक दिन खुद ये गाड़ी का मालिक बनूंगा, एक दिन इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी मेरे लिए। ये सब चीज़ मैं हमेशा एक चीज़ बचपन से सोचता था कि एक दिन इतनी गाड़ियाँ कि मैं गिन नहीं पाऊंगा। वो मेरे को जब मैं 14 साल 14 साल का उम्र हुआ मेरा, तो उसके बाद यही सोच की वजह से मैं बिल्कुल पतला दुबला हो गया था। वो मेरे को फिर मैं कि रोहित एक काम कर, तू मेरे साथ गाड़ी में चल, तू दिन भर घर में बोर होता होगा, मेरे साथ गाड़ी में रहना तू। वो मुझे अपने गाड़ी में साथ में रख लिए, बतौर आप हेल्पर समझ सकते हो, हेल्पर के रूप में। भोपाल से इटारसी भोपाल चलती थी, वो गाड़ी में रहना चालू कर दिया। हमेशा मैं उनको एक बात बोलता था कि पंडित जी
पैसा मुझे बहुत कमाना है। तो बोला हाँ तू कमाएगा, तेरी उम्र नहीं है, तेरी उम्र होगा तो बहुत कमाएगा। दोस्तों मैं इतना कुछ ना, मैं कभी कभी ना इतना दुखी होता था, मैं सोचता था कि एक नंबर ये तो नहीं होगा ना, एक दिन बहुत 2 नंबर काम करूंगा, एक दिन सही में बहुत बड़ा मैं बनूंगा। क्या कुछ भी कभी भी ना पेपर वगैरह में आता था कि 5 लोगों ने मिलकर स्टेट बैंक को लूटा, मैं उसको काट कर रखता था जेब में। आज पंडित जी को दिखाता था, पंडित जी, तो पंडित जी बोला क्या है, मैं बोला देख लो 5 लोग मिले लूट लिए, 50 ऐश करेंगे। तो बोला तू किसे काट के रखा है उसको? मैं बोला ऐसे ही दिल करता है पढ़ने का, दिन भर पढ़ता था कि साला रिस्क लिया। मैं सोचता था कि होता क्या है वहाँ पे। मैं झूठ मूठ के जाता था घूमने के लिए बैंक में, देखता था कैसे कैसे क्या क्या है। तो विश्वास नहीं करोगे, मैं हमेशा देखता था कि 2 मरे हुए बूढ़े बैठे रहते हैं वहाँ पे, मरे हुए। कोई बैंक में देखना हट्टा कट्टा कोई पुलिस रहता है, मरे हुए तम्बाकू घिसते हुए ऐसा बैठे रहेंगे। बंदूक ऐसा रहेगा आपको, बंदूक ऐसा सड़ा हुआ बंदूक हुआ कि उससे साला कुत्ता को मारेगा, कुत्ता कुछ नहीं होगा, बंदूक टूट जाएगा। मैं बोला इसीलिए तो लूट लेते साला। मैं पंडित जी को बोलता कि एक दिन देखना पैसा तो बहुत कमाऊंगा, तरह तरह दिमाग विचार आता था दोस्तों कि काम करना पड़े लेकिन गरीबी को तो दूर करूंगा। ऐसे ही दिन गुजरता गया। एक दिन की बात है कि भोपाल इटारसी से बाहर कुछ दूरी पे एक जगह है होशंगाबाद में दोस्तों, वहाँ रेलवे ट्रैक पे, वहाँ पे हमेशा जाम मिलता है, घंटे 2 घंटे गाड़ी फंसी रहती है वहाँ पे। तो एक बार हमारा बस फंस गया वहाँ पे और मैं पंडित जी को बोला कि पंडित जी कुछ रास्ता बताओ ना, लाइफ में क्या करना है। तो वो ठीक अभी गाड़ी फंसी हुई है, टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा। तो उसके बाद 2-3 घंटा हमारा बस वहाँ फंसा रहा। सुबह 5:30 बजे के आसपास टाइम था भोपाल में। वो मेरे को बताया कि गाड़ी पहले निकला, और गाड़ी जब निकला उस जाम से तो वो बोले क्या कि ले इसे खोल। एक क्वार्टर दिए मेरे को, क्वार्टर समझते हैं शराब, वो मेरे को दिए, ले खोल इसको। अब वो ग्लास पकड़े एक हाथ से स्टीयरिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बोला पंडित जी देख के चलाओ ना, तो बोले कि तू डाल इसमें, और मैं उसमें डाला। डालने के बाद पंडित जी के गले में जब पैक उतरा, उतरने के बाद पंडित जी का गाड़ी का रास्ता, मैं डर रहा हूँ। मैं बोला पंडित जी आराम से चलो ना जी। तो उसके बाद बोला पैक डाल, पैक पे पैक पंडित जी मार रहे हैं और गाड़ी का रफ्तार दबा के निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि आज तो रोहित नहीं बचेगा, क्योंकि पहली बार मैं पंडित जी को पीते हुए देख रहा था, शराब पी रहे और दबा के निकाल रहे एकदम। मैं बोला पंडित जी इतना क्यों थे? तो बोला कि बेटा 3 घंटा लेट हो गया हूँ, हमारा टाइम 5:30 बजे, गाड़ी हमारा टाइम से। मैं बोला कि तो लेट होंगे तो क्या दिक्कत है, देखिए क्या लिखा हुआ है, दुर्घटना से देर भली। वो बोला कि कहाँ देख रहा तू? मैं बोला वो रोड पे लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली, क्यों चला रहे हो इतना रफ्तार? तो मेरी बात को नहीं बोला, तू बैठ। निकालते गए दोस्तों, मात्र 1 घंटा लास्ट में लेट हुआ मात्र गाड़ी। तकरीबन 6:30 के आसपास हम लोग भोपाल डूब गए। उसके बाद जैसे भोपाल उतरने के बाद मैं बहुत खुश था, इसलिए कि मेरा जान बच गया, इसलिए खुश था कि पंडित जी को साला नशा नहीं चढ़ता, इसे नशा नहीं चढ़ता। अब मैं क्या करता दोस्तों, हर रोज बोलता पंडित जी एक पैक मार लो ना। पंडित जी बोलते हैं कि यार नहीं यार लेट नहीं, यार तो टाइम से चल रहे हैं। मैं बोला एक पैक मारो ना, बहुत मजा चलाते हो आप। उनको मैं आदत लगा दिया कि एक पैक मार के अब जैसे ऊपर जाता पंडित जी के नीचे वो दबा के निकालते हैं। मैं बोला मजा आ रहा है। एक बार की बात है दोस्तों, सही में उनको नशा चढ़ गया। वो मुझे बोले क्या इधर आ। मैं बोला पंडित जी रोहित। बोला तू इधर आ। मैं बोला अब मैं बेसाला हो गया। बोला तू इधर आ। मैं बोला पता नहीं गुस्सा हो गया क्या। बोला ये गाड़ी चला। मैं भाई मैं हाफ टिकट आदमी हूँ, मैं हाफ टिकट आदमी हूँ, मेरा पैर नहीं जाएगा ब्रेक तक। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, बैठ। वो बैठा दिया बगल में, बोले बस कुछ नहीं, हिलाते रह, ये देख ये क्लच इस पे पैर या क्लच पे पैर देने का है जब रोकना रहेगा तो। लेकिन वो बताए नहीं ब्रेक कहाँ है, वो बताए नहीं कि ब्रेक कहाँ है। ऐसे ही दोस्तों इसके बाद सही में मुझे बहुत था, और वो कहीं इधर उधर गाड़ी भाग रहा था तो हिला दे रहे थे, ठीक कर दे रहे थे। एक बार सामने मारुति आ गया। अब मुझे मालूम ही है क्या करना है। मैं पंडित जी मारुति लास्ट में दोस्तों वो में जाने से बची, एकदम बिल्कुल किनारा पे आ गया था, पलटने वाला था गाड़ी बिल्कुल, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था ब्रेक कहाँ। वो बोल रहे हैं गाड़ी रोक ब्रेक मार। मैं थोड़ी जानू ब्रेक कहाँ है, बताओगे तब तो। वो बोले बीच वाले पे खड़ा हो। अब मैं बीच वाले पे जब खड़ा हुआ, गाड़ी बिल्कुल पलटने से रुका। पंडित जी को उसमें बहुत मार पड़ा, नशा फट गया 2 मिनट में, क्योंकि वो जो बैठे हुए थे उसमें सवारी लोग, वो छोड़ेंगे क्या, बहुत लोग का सर फटा चोट के वजह से, एकदम पेड़ पे टकरा गई थी गाड़ी एकदम। तो उसके बाद पंडित जी को नशा फट गया 2 मिनट में, इतना मार पड़ा। लेकिन वो बताया नहीं, गाड़ी मैं नहीं, ये बच्चा चला रहा था, वो नहीं बताती हो गया, बचाने के चक्कर में लग गया। उसके बाद लेकिन वो एक सप्ताह तक गुस्सा रहे। उसके बाद एक सप्ताह खुद बोले अब समझ गया कैसे चलता है। मैं बोला हाँ समझ गया। बोला कि अब बैठ। दोस्तों बस ऐसे ही करता है कि उम्र मेरा 16 या 16.5 साल का उम्र होगा, और मात्र 16.5 साल की उम्र में मैं उस बस का ड्राइवर बन गया। अब पंडित जी हमेशा क्या करते हैं कि इटारसी में ही सोते और मेरे को कहते हैं अब तेरे को लेट हो या होशंगाबाद में फंस जाता गाड़ी, मुझे सुबह गाड़ी 5:30 बजे भोपाल चाहिए। अब गाड़ी का मैं ड्राइवर बन गया उसी उम्र में। मुंह साड़ी नहीं आया था चेहरे पे, लेकिन मैं बस का ड्राइवर बन गया। लोग चला रहा पंडित,
लेकिन भाई कैबिन लॉक है, कौन जान रहा कौन चला रहा, विवाह है वो कंडक्टर का अलावा है। और इतना नहीं, दिन गुजरता जा रहा था, तकरीबन मेरी उम्र 16.5 साल के आस दोस्तों, घर से निकला हुआ 6.5 साल के आसपास हो चुका था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हालात नहीं था मेरा कि मैं घर लौट सकूं। दिन गुजरता जा रहा था। एक बार उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि अजी आप इसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं खलासी ड्राइवर बनाकर, इससे कोई अच्छा काम क्यों नहीं दिलवा देते हैं। तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था पंडित जी क्या बोल रहे हैं। पंडित जी ने बताया नहीं, एक कंपनी में बात किया हूँ, उसको मैं लगवा, अच्छी कंपनी है, वहाँ पे हमारे कुछ साथी लोग भी है, उस कंपनी में काम करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, तो इससे मैं कल नहीं बताए थे, संडे का दिन, संडे को मैं लेके जाऊँगा। और सही में संडे को मेरे को लेकर गए। भोपाल से 25 किलोमीटर है, मंडीदीप बोल के एक जगह, मंडीदीप में वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे दवाई की कंपनी है। एक कंपनी है जिसका नाम है लाइफ स्पेन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, वो एक फार्मास्यूटिकल्स दवाई की कंपनी है। वहाँ मेरे को लेकर गए। ले जाने के बाद वहाँ मुझे सबसे पहला काम मिला दोस्तों, तो पेपर मारने का, यानी कि साफ सफाई का काम, साफ सफाई काम मिला। लेकिन वहाँ पे कंपनी बताया गया था कि यहाँ पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। दवाई कंपनी में चाहे कुछ भी साफ करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहाँ में कोई भी काम छोटा बड़ा इससे नहीं होता, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जिससे इंसान का जिंदगी बचता है। ये सब बातें सिखाई जाती थी। और पहली बार मुझे मालूम चला कि मुझे पैसा भी मिलेगा। वहाँ मुझे पता चला कि 25 का मिलेगा, और साथ ही ओवर टाइम करेंगे और काम करेंगे तो और पैसा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं काम करना वहाँ चालू किया। तकरीबन 4 महीना काम किया, 4 महीने के आसपास, क्योंकि 4 किया था, हर मंथ पैसा नहीं मिल रहा था। कुछ महीने से पैसा रुका हुआ था कंपनी का, हमारा जिस देश में दवा जाता था वहाँ से पैसे नहीं आ पाए थे। 4 महीने बाद जब पैसा आया, सब लोग जब नोट गिन रहे थे, तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज मुझे भी पैसा मिलेगा, जिंदगी का पहला कमाई। सब लोग बोले थे रोहित तुझे बहुत पैसा मिलेगा, तो इतना ओवर टाइम किया, जा पैसा तू कमाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं था दोस्तों कि 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी नहीं, हर दिन 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी करना। सब लोग सोचते थे कि सोता कब है, हमेशा ड्यूटी करते रहता है। पहुंचा वहाँ पे पैसे लेने के लिए, तो वहाँ पे जो इंचार्ज थे उन्होंने मेरा साइन करवाया और मेरे को बोला तुझे पैसा नहीं मिलेगा इसलिए क्योंकि तू कंपनी को धोखा दिया है। मैं बोला कैसे? वो बताए कि एक व्यक्ति लगातार 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी कैसे कर सकता है, तुम सोता कब था? मैं बोला उससे मतलब नहीं है मैं सोता कब था, आपका वहाँ कैमरा लगा, दिन भी अगर मेरे को सोते हुए देख लिए हो ना, एक दिन में अगर मेरे को पकड़ लो कैमरा से सोते हुए, तो आप मुझे पैसा मत देना, लेकिन ऐसे मत करो। मैं बहुत रोया वहाँ पे। मैं बोला देखो मैं इसलिए दिन रात खट रहा था कि मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसा लेके घर जाना। मैं जितना रोया दोस्तों, लेकिन मेरे एक बात नहीं सुना, मुझे निकाल दिया वहाँ धक्का मार के, मेरा बैग भी फेंक दिया। उसके बाद मैं गेट के बाहर निकला और फिर से मेरी जिंदगी वैसे ही हो गई जैसा मैं आज से उस वक्त से 7 साल पहले निकला था घर से। उस वक्त भी जेब में फूटी कौड़ी नहीं, जिंदगी का पता नहीं कहाँ जाना है क्या करना है, और फिर वैसे ही मेरा हालात हो गया। लेकिन मैं 7 साल हो चुका था घर से निकले हुए, लेकिन मैं घर में पंडित जी को नहीं, मैं बोला कि अब उन पर बोझ नहीं बनूंगा, मुझे वो पाल पोस कर बड़ा कर दिए, अब मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ। मैं चुपचाप चला गया भोपाल, वहां से रेलवे स्टेशन, और जाकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चुपचाप बैठा हुआ था। बैठकर मैं सोच रहा था क्या करूँ अब। कभी कभी दिल करता कि यही पटरी पे कूद कर जान देता हूँ, मेरे इतना जिंदगी में कष्ट किसी को नहीं है, परेशानी। लेकिन याद करता अपने माता पिता को कि नहीं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे उनके लिए कुछ करना है, मुझे जितना भी प्यार दिया उन्हें उस प्यार का बदला उतारना है, मुझे हर वो सुख देना है, उसे चाहे कितना भी कष्ट करना। फिर लास्ट में ट्रेन आई, मैं इस ट्रेन में बैठ गया। फिर नहीं मालूम था ये ट्रेन मेरे को कहाँ लेके जाएगी। वो ट्रेन मेरे को लेकर गई, लास्ट स्टॉपेज था सूरत। सूरत नाम सुने हैं? गुजरात में जगह सूरत उतारा है। उतार में काम तलाशने लगा, तलाशने के बाद कहीं नहीं मिला, तो वो बताया कि देखिए आप दवाई कंपनी टाइप में काम किए कंपनी में, तो दवा की कंपनी है वापी में, बताया आप वापी जाओ, वहाँ सारी दवाई कंपनी मिलेगी। मैं वापी फिर सूरत से लोकल ट्रेन पकड़ा और 6 घंटा सफर किया, वापी पहुंचा। वापी में एक कंपनी है यूनिमार्क रेमिडाइज केमिकल प्लांट है वो, मैं वहाँ पकड़ा। तकरीबन 7 महीना वहाँ काम किया और अच्छा खासा पैसा कमाया वहाँ पे। फिर छोड़ दिया वहाँ पे भी काम। वहाँ पे 3-4 लोग दोस्त बने, उन दोस्तों के साथ मैं काम को छोड़ा। छोड़ने के बाद वो मेरे बोले लुधियाना पंजाब, वो बताया कि सारी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ बहुत पैसा मिलता है। वो मेरे से अक्सर पूछते कि तू कहाँ का रहने वाला है, तो मैं बताता कि भोपाल का। मैं नहीं बोला मैं बिहार, और वो मेरे लैंग्वेज से पकड़ भी नहीं पाए, क्योंकि अगर मैं भी बिहार में मेरा जिंदगी गुजरता तो मेरी भी लैंग्वेज बिहार जैसी रहती। जैसे बिहार में लोग बहुत स्लो मोशन में बोलते हैं, जैसे कि काजी ठीक है बोलते हैं ना, वो नहीं पकड़ पाया। मैं बोला मैं MP का रहने वाला हूँ, तो बताया कि आपके घर में कौन कौन है, तो मैं बताया मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं दुनिया में। तो वो सोचता था कि यार कोई नहीं है सही में, इसलिए क्योंकि मैं कभी घर जाने का ना रहा। तो बताए कि आप टेंशन मत लो, आप मेरे साथ रहना। वो मेरे बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, इतना अच्छा दोस्त कि जितना शायद एक भाई किसी को नहीं चाहता होगा। वो हम लोग 3-4 दोस्त अच्छे दोस्त बने लुधियाना के 6-7 महीना। उसके बाद 6-7 महीना काम करने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे पार कर गए 1 लाख से ऊपर। कितना? 1 लाख से ऊपर पैसे हो गए। उसके बाद मैं अचानक उसको बोला कि दोस्त मेरे को घर जाना। तो बोले कि घर क्या करोगे?
कोई तो है नहीं आपका? मैं बोला नहीं दोस्त, मम्मी पापा हैं। तो बोला आप झूठ बोल रहे हो। मैं बोला नहीं, मेरे माँ बाप हैं, घर में इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन मैं 9.5 साल से घर नहीं गया है। तो मैं सारा चीज़ बताया कि वो बहुत बीमार थी, ऐसा मैं सारा चीज़ बताया। वो बेचारा रोने लगा, बोले यार तेरा ऐसा लड़का दुनिया में नहीं होगा। आजकल लोग ना माँ बाप को नहीं पूछते, बाहर निकाल देते हैं। एक तू बच्चा है कि 9 साल से मेहनत कर रहा है उसकी इलाज के लिए। तो वो मेरे को स्टेशन छोड़ने आया और उसे मैंने बताया कि दोस्त मैं एक चीज झूठ बोला था, मैं भोपाल का नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का। तो वो बहुत हंसा, बोला कि यार तू सही में जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो मैं बोला क्यों? बोला एक तो तू बिहार का रहने वाला और तू मुझे बोलता था क्या कि एक तो बीमारी, मैं उसे बोलता था कि यार बिहारी लोग ठीक नहीं होते यार। तो बोला तू ऐसा क्यों बोलता था? मैं बोला मजाक करता था। मैं बोला मजाक करता था यार। वो सही में गाड़ी बैठा, ट्रेन बैठा तो रोने लगा। बोला भाई क्या करूंगा? बोला कि यार मुझे बहुत कुछ करना है, तेरे साथ रह रहे कि मैं भी बहुत बड़ा बड़ा सपना देखने लगा हूँ, मुझे भी सपने को पूरा करना है। मैं बोला पक्का मिलूंगा एक दिन। उसके बाद मैं निकला वहाँ से, मैं पहुंचा पटना। उस वक्त मेरा उम्र हो गया 19.5 साल। घर से निकला था 10 साल की उम्र में दोस्तों। मैं वहाँ पहुंचा तो घर से जब निकला था बहुत मोटा था, लेकिन जब घर पहुंचा पतला हो चुका था और शरीर मेरा लंबा हो चुका था। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा घर कहाँ पे है, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार की, आपके रायपुर से कई बड़ा है। अगर सोच लो कि रायपुर ही को मान लेते हैं कि अगर आपका जन्म हुआ है और बचपन से ही आप कहीं और चले गए और जवानी में वापस आओगे 10 साल बाद, क्या ढूंढ पाओगे अपना घर? मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा घर कहाँ था। मैं याद कर रहा हूँ स्कूल, याद कर रहा हूँ नहर जहाँ मैं जाता था, याद कर रहा हूँ बंगाली का ठेला, याद कर रहा हूँ कि एक कुछ खेत के बाद एक घर, मेरा मिट्टी का घर, बस यही याद कर रहा हूँ। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर टेम्पू स्टैंड में पहुंचा। मैं पता कि भैया यहाँ पे नहर कहाँ पे है? तो बताया 2-3 नहर है पटना में। मैं बताया कौन कौन सा? तो बताया कि ये नहर, उसके बाद एक बताया बेली रोड। मैं बताया बेली रोड नहर मेरे को जाना है, कैसे जाऊँगा? बताया कि आप ऑटो पकड़ो दानापुर जाने वाली, उसको बताना नहर में उतरना है, वो आपको 10 रुपये किराया लेगा, वो उतार देगा। मैं ऑटो पे बैठा, बैठने के बाद वो गाड़ी मेरे को लेकर गई तो उतारा दोस्तों। जैसे ही नहर पे उतारा वो बताया यही नहर है, उतर जाओ आप। तो उतरने के बाद मेरे दिमाग में कुछ चक्कर खा गया, क्योंकि वहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चारों तरफ एक से मकान, और वो नहर पे जहाँ पे कुछ भी नहीं, पे पान का एक ठेला लगा करता था, एक हमारा समोसे का दुकान लगा करता था, वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट और फ्लाइंग ओवर ब्रिज बना हुआ है वहाँ पे। मैं बोला ये नहीं है नहर? वो बोला नहीं, बेली रोड नहर यही है। जब वो बताया कि यही नहर है और कोई बेली रोड नहर नहीं, यही है, मैं चारों तरफ ढूंढना चालू किया। अपना घर खाली दिखाई पड़ रहा, कहीं एक भी मिट्टी का घर दूर की बात, छोटा छोटा घर ही नहीं दिखाई पड़ रहा। बड़े बड़े 7 तल्ला 8 तल्ला 10 तल्ला मकान और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। ढूंढता रहा पूरा दिन दोस्तों सूटकेस लिए हुए, लेकिन मुझे अपना घर दिखाई नहीं पड़ा। शाम हो चला, मैं बोला कि ऐसे नहीं मिलेगा, अगर यही नहर है तो मुझे नहर के किनारे किनारे जाऊंगा, क्योंकि वहीं पे मेरा स्कूल था, आम का बागीचा था। मैं निकलता था, मुझे याद पड़ा था मैं कहाँ खाना खाने के लिए बैठता था स्कूल में। ये सब बातें फिर याद था मेरे को। मैं नहर को पकड़ते हुए आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद मैं देखता हूँ क्या कि मुझे एक स्कूल कब मिला, लेकिन वो स्कूल 3 मंजिला था, लेकिन स्कूल वही था जिसमें पढ़ा करता था। स्कूल बड़ा हो गया था, मुझे वो आम का बगीचा में पहचान लिया कि ये बगीचा वही है। अब मैं उस घर से दोस्तों बहुत आगे निकला, चारों तरफ बिल्डिंगें थी, लेकिन एक जगह 2 मकान के बीच में एक मिट्टी का घर दिखा मुझे। मैं समझ गया हो ना हो यही मेरा घर है, आज भी वैसे ही है जैसे 10 साल पहले था। मैं चुपचाप घर से बाहर गया और जाने के बाद मैं देखा कि जहाँ पे मेरा हैंडपंप था, बोरिंग था, वहाँ पे मिट्टी का दीवार हुआ करता था, लेकिन वो दीवार गिर चुकी थी और वहाँ पे होता है ना बोरा, प्लास्टिक के बोरे से घेरा हुआ था लकड़ी डालकर। हमारे घर का स्थिति और जर्जर हो चुका था, ऐसा लगता था कि कभी भी गिर सकता है, इतना खराब स्थिति हो चुका था। मैं चुपचाप बाहर, हिम्मत नहीं था घर के अंदर घुसने का। मैं ऐसा हाथ जोड़कर मैं खड़ा हो गया सूटकेस रखकर कि मैं अंदर नहीं जा सकता, पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे पता था, बजरंगबली पे यकीन था ऊपर वाले पे कि अगर लगातार अगर 10 पूजा कर रहा हूँ आपका, एक ही चीज मांगा हूँ हमेशा, अगर आप में शक्ति है तो उसे कुछ नहीं हुआ होगा। आधा घंटा इंतजार किया दोस्तों घर के बाहर। बहुत सारे लोग भीड़ लग गया देखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पहचानने लगे कि ये वही लड़का है जो 10 साल पहले गायब हो गया था। लोग बोल रहे थे मर गया है, लोग बोल रहे थे नदी में लाश मिला है एक बच्चे का, लेकिन जिंदा है। मुझे वो बंगाली दिखाई पड़ा जो बंगाली के पास मैं काम किया करता था, दाढ़ी वाड़ी पका हुआ था उसका, रोता हुआ बंगाली दिखाई पड़ा। वो मुझे बोला रोहित सब बर्बाद हो गया बेटा। जब ये बातें सुनने के बाद मैं बोला कि मत बोलो कुछ, मुझे यकीन था बस ऊपर वाले पे कि कुछ नहीं हुआ होगा। और सही में दोस्तों मैं आधा घंटा मात्र रुका और मैं देखा मेरी माँ निकली वहाँ से बाल्टी लेकर हाथ में, लेकिन हुआ यूँ था कि मेरी माँ का दिमागी स्थिति बिगड़ चुका था, वो पागल हो चुकी थी। पागल इसलिए हुई थी कि उसे लोग हमें थे कि तुम्हारा लड़का नहीं है, वैसे ही लड़का का लाश मिला है नदी में और पुलिस वाले उसका दाह संस्कार कर दिए हैं। वो मेरे फोटो को लेकर घुमा करती थी हर जगह, गांव गांव पागलों की तरह, ये मेरा बेटा क्यों। आप घर से निकलती थी वो 10-10 दिन बाहर रहती थी, वो
ढूंढती थी मेरा फोटो को लेकर। सिर्फ यही नहीं, इतना ही परेशानी मेरी जिंदगी में नहीं आया, मेरे पिता को बीमारी लग गया दिल का, क्योंकि वो काम धाम सब छोड़ दिए थे। हमेशा महीना में 10 दिन वो काम पे जाते थे, इसलिए क्योंकि वो हमेशा माँ को ढूंढने में व्यस्त रहते थे, क्योंकि वो कभी भाग जाती थी, कभी कहीं निकल जाती थी ढूंढने के लिए मेरे को। मैं गया, जाकर अपने माँ से लिपट कर रोने लगा, तो वो मुझे बहुत डांटी, गाली देने लगी। मैं बोला मैं रोहित हूँ, पहचानी दोस्तों। वो फोटो निकाल के दिखा रही है कि मेरा बेटा ये है, वो नहीं पहचानी। उसके बाद मैं घर में अंदर गया, पापा सोए हुए थे, मैं जगाया उनको, वो तुरंत पहचान गए मुझे, और जितना वो मार सकते थे एक लात बहुत मारे मुझे, और रोने लगे कि तू कहाँ चला गया था। मैं सारी बात बताया उनको, मैं पूछा माँ को क्या हुआ है, तो गए पकड़ कर लाए और वो सारी बात बताएं। मैं उनका ऑपरेशन कैसे हुआ ये बताया कि हमारे छोटा सा जमीन था जो हमारे भाई लोग नहीं जानते थे, उसको हम अगले ही दिन कौड़ी के भाव में बेच दिए थे और किस करवाएं। हम जब जमीन बेचने के लिए गए थे, वहां से 2 दिन बाद लौटे, तो लौटने के बाद पता किए तुम दिखाई नहीं पड़ रहे थे घर में। तेरी माँ से मैं पूछा कि रोहित कहाँ गया है, 2 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेरी माँ बोली पता नहीं स्कूल गया हो। मैं स्कूल में तेरा पता किया, तू 2 दिन से स्कूल नहीं आया था। बंगाली के पास पता किया, बंगाली बोल रहा 2 दिन से मेरा दुकान भी नहीं आया हो। लेकिन तेरे को ढूंढने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा तेरी माँ का जान बचाना। तेरे माँ को हम लेके चले गए विशाखापट्टनम, और वहाँ 20 दिन तक ऑपरेशन चला, इलाज हुआ, और 20 दिन बाद वहां से लौटे, तो फिर भी तेरा कोई पता नहीं था। पूरे स्कूल में पता किए तो बताया रोहित स्कूल नहीं आया है। 20 दिन से कोई गांव का लड़का नहीं देखा है तुमको। तो बताया तुम्हारा हम इश्तिहार दिए पेपर में, तुम्हारा फोटो के साथ, जो इसे पहुंचाएगा घर पे उसी उचित इनाम मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। तो मैं सारा चीज बताया कि मैं पैसा लाने के लिए गया था। जिस दिन आप उस दिन बता रहे थे कि 70 से 80 हज़ार रुपये अगर नहीं रहेगा तो ये मर जाएगी, इसलिए मैं पैसा लाने था। तो पूछी तू कहाँ गया था। मैं सारा चीज अपने पिता को बताया कि मैं किस तरह एमपी में था, किस तरह 4 साल तक बस धोया, गाड़ी चलाया, खलासी काम किया, सुपरवाइजरी किया, किस तरह सियानापन, जितना घूमा सारा चीज बताया। तो आज मैं 9.5 साल बाद पैसा कमा पाया, उतना तो लेकर आया हूँ। तो बोले दिखा पैसा कहाँ है। मैं सारा दिखाया कि ये पैसा है। मेरे पिता बहुत खुश हुए, बोले कि देख तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसका हमें अफसोस नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ लिख कर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते। लेकिन तू बता, अपनी पूरी बचपना गंवा बैठा, तू बचपना से जवानी आ गया सिर्फ मेरे अपनी माँ को तेरे को बचाने के लिए। वो बताया कि तू आज के बाद कसम खा कहीं। मैं बोला कहीं नहीं जाऊंगा आप लोगों को छोड़कर। उसके बाद दोस्त अब विश्वास नहीं करोगे कि मात्र 1 सप्ताह ही मैं घर पर रुक पाया, क्योंकि मुझे वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए क्योंकि मुझे ये दिखा नहीं जा रहा था। वो समोसा बेचने वाला व्यक्ति, वो बंगाली, एक बड़ा घर बना चुका था। इतना बड़ा घर बनाया था, वो दिखा कि लाख रुपए का मैं महीना कमाता हूँ किराया से। सब लोग बड़े बड़े घर बना चुके थे सिवाय मेरे घर को छोड़कर। मैं एक दिन अपने माता पिता को बोल दिया कि मैं कल चला जाऊंगा। मेरे पिता आए, लेकिन मैं बोला कुछ भी कर लो, मैं कल चला जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा अपने पिता का कि मुझे एक बार जाने दो। इस बार इतना पैसा लेके आऊंगा ना कि बड़ी घर बनाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, एक बार मुझे जाने दो। मैं बोला विश्वास रखो, पढ़ा लिखा नहीं भी हूं तो मैं पैसा जानता हूं, मैं मेहनत करूंगा, पत्थर तोड़ना पड़े पत्थर तोड़ूंगा, लेकिन मैं पैसा लाऊंगा इस बार में। तो विश्वास रखो, एक बार जाने दो मुझे, क्या कोई भी काम कर सकता हूँ। मेरे पिता मेरे पे बहुत भड़के, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद नहीं जाएगा। लेकिन मैं सुबह तैयार था, 3 बजे ही मैं उठ गया, नहा हुआ कर सूटकेस पैक करके मैं अपने लगा दिया माता को। मैं बोला मैं जा रहा हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो। अगर 9 साल 9.5 साल रही मेरे बगैर तो कुछ साल और रहे माँ, मैं आ रहा हूँ तुरंत, सिर्फ आप लोग के लिए जा रहा हूँ। मैं बोला मैं अगर मर जा रहूँगा ये जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा जहाँ सब लोग पैसे वाले हैं सिवाय मेरे। मैं बोला मैं नहीं देख सकता इसे। मैं वहाँ से निकल गया दोस्तों, और हमारे माता पिता रोते हुए हमारे पीछे दौड़ रही थी, भाग रही थी कि मत रही थी, लेकिन मैं निकल गया। जैसे ही मैं रोड किनारे पहुंचा, मैं ऑटो का इंतजार कर रहा था, टेम्पू का। टेम्पू बहुत लेट से आया, आधे घंटे बाद। माँ रोते हुए जमीन पर गिर गई थी। मैं नहीं रुका, मैं ऑटो में बैठ गया। मैं बताया अपने पिता को कि माँ का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। मेरे पिता एक बात बोले, मेरे पिता बोले कि आज के बाद तू मर गया मेरे लिए, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। वो बताए तुझे जाना ही था तो नहीं आता तू। हम ये सोच कर जी रहे थे कि सही में तू मर गया होगा। एक बार दोबारा से हमें जिंदा करके तू मार के जा रहा है, इससे अच्छा है तू मर जाओ। आज के बाद दोबारा मेरे घर में कोई जगह नहीं है, कदम मत रखना। मैं बोला कि आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, आप विश्वास रखो बहुत जल्द लौटूंगा। और वो गाड़ी खुल गई दोस्तों। माँ रोते हुए जमीन पे गिरी हुई थी, चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, लेकिन मैं नहीं रुक पाया, मैं चला गया। उस वक्त रहा जब तक मेरे टेम्पू दिखाई पड़ रहा था, वो मेरे माता पिता मेरे को दिखाई पड़ रहे थे। मैं पीछे घूमकर देखता रहा। अंदर आग धधक रहा था मेरे अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे याद पड़ा था मेरा का वो सब लाइन जो बचपन से लेके अभी तक, बचपन में कहा था पैसा से बड़ा कुछ भी नहीं होता,
जिसके पास पैसा होता है दुनिया उसका गुलाम रहता है। याद पड़ा था उनकी बातें कि मर गया है तो आज से मेरे लिए। मैं समझ गया कि दुनिया में अगर मेरा कोई है साथी तो वो है पैसा। मुझे कुछ भी करना पड़े दुनिया में मैं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, चाहे जितना मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं गाड़ी पकड़ा साउथ बिहार एक्सप्रेस और मैं पहुंचा रायपुर। रायपुर पहुंचने के बाद उसी दोस्त से मेरा कंसल्ट हुआ जो लुधियाना में था, वो मेरे को बताया कंपनी के बारे में, बताया पचपेड़ी नाका पहुंचो। पचपेड़ी नाका पहुंचने के बाद एक नंबर पे कॉल करना और वहां जाना। पचपेड़ी नाका में एक जगह है प्रियदर्शी नगर, वहां पे हमारे कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंपनी का हेड ऑफिस है। कंपनी का नाम है अथर्वा इंफ्रास्ट्रक्चर। उस कंपनी का हेड ऑफिस है, बिल्डिंग का नाम था मातृ छाया पितृ छाया कॉम्प्लेक्स, 5वें फ्लोर पे उसका ऑफिस था। मैं ऑफिस गया, आने के बाद बताया कि मुझे वो भैया ने भेजा है, मुझे काम चाहिए था। तो वो बताया कि देख बेटा कंस्ट्रक्शन लाइन में तू काम नहीं कर पाएगा, तेरा उम्र नहीं है, यहाँ पे उम्र कम से कम 30 साल से ऊपर के लोगों को लिए या 25 साल। आपका ना शरीर वैसा है कि आप, क्योंकि बताया कंस्ट्रक्शन लाइन में 40-50 लेबरों से काम लेना पड़ता है जो आपसे हटके करेंगे, आपका बात नहीं मानेंगे वो। मैं बोला मैं ले लूंगा। मैं बोला उनको एक बार विश्वास रखो, मुझे 1 महीना काम करवाओ, अगर 1 महीना में अगर मैं रिजल्ट नहीं दे पाया निकाल देना। ये सब बातें वहां पे 2 लोग बैठे हुए थे कंप्यूटर पे, वो अकाउंटेंट है उस कंपनी का और कंप्यूटर पे बैठे हुए थे। वो दोनों मेरी बातें सुन रहे थे। वो अपने रिस्क पे, मेरे अंदर के कॉन्फिडेंट को देखकर, अब मेरे अंदर के जज्बात को देखकर वो अपने रिस्क पे मेरे को काम दिलाए। वो बताए सर इसका रिस्क मैं लेता हूँ, इसको भेजो, इसको काम पे भेज दो ड्यूटी पे, इसका रिस्क मैं लेता हूँ, अगर ये काम नहीं कर पाएगा कोई नुकसान भरेगा तो मैं मेहनत कर लूंगा। जबकि वो मेरे कोई नहीं, कुछ नहीं जानते थे मेरे को, मेरे बारे में, बस वो बात तेरा विश्वास अच्छा लगा। और वो 2 शख्स जो अकाउंटेंट थे उस कंपनी में, जिन्होंने मुझे उस कंपनी में काम दिलाया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, दमान है मेरे लिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ उसी कंपनी में काम दिलाया। मैं जब उनकी नाम लूंगा दोस्तों एक बार जोर से ताली इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितना जोर से आप मेरे लिए ताली बजाए थे उनसे कई जोर से ताली उनके लिए बजना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो उस कंपनी में नहीं, इस कंपनी में मेरे अपलाइन है, सुपर डुपर गुरु है, और वो हमारे स्टार आरडी इंद्रजीत सिंह, स्टार आरडी रमेश सिंह है। इस कंपनी में भी दोनों स्टार हैं। वहां पे वो अपना रिस्क पे मुझे आज तक 6 साल पहले काम दिलाए। वहां से मुझे भेजा गया बस्तर, पैकेज नंबर 0178 बस्तर भेजा गया, और बस्तर में तकरीबन मैं 3.5 साल रहा। 3.5 साल जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तानार, कोंडागांव, हर जगह हमारे कंपनी को रोड बनता था और वहां पे रोड खत्म करना था। मेरे वो गुरुओं ने बताया एक बात कि रोहित जैन कंपनी में अगर आगे निकलना चाहता है तुझे बस करना यह है कि फास्ट काम, रिजल्ट दिखा कंपनी को, आखिर तुझे वो प्रमोट क्यों करे। जो लोग 7 साल 10 साल से काम करते लाइन में, वो आगे क्यों निकलेगा और तू क्यों निकलेगा। कंपनी तुझे क्यों प्रमोट करेगी, आगे का लेवल देगी, तुझे वैसा काम दिखाना है, तुझे कंपनी में इतना फास्ट काम करना है, वो सारा बताए तुझे। मुझे वो जगह जगह हेल्प करते हैं कि तू काम को ऐसा करवा। वो बताएं कि अगर तू ज्यादा नहीं 10 साल मेहनत कर लिया ना तो साइड इंचार्ज, 10 साल में तू साइड इंचार्ज बनेगा, 30,000 40,000 महीने का मिलेगा तेरे को। मैं बहुत खुश हुआ, 40,000 रुपये महीने का। वो बताए नहीं साइड से भी बहुत कमाई होगा, एक साइड इंचार्ज का कमाई का गिनती नहीं होता, बस दिल लगा कंपनी को रिजल्ट दे। दोस्तों जिस 10 साल का मेहनत को बता रहे थे, मैं दिन रात एक कर दिया था उस कंपनी में, दिन रात, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा मैं सपना बनाया था, घर से चला था। तो मुझे कोई कंपनी में साइड इंचार्ज बनने में 10 साल नहीं हो, मात्र 3 साल में कंपनी में काम किया, दिन रात ऐसा काम किया कि उसे मालिक तक को लग गया कि नहीं ये लड़का लोगों से हटकर है। मात्र 3 साल में मैं उस कंपनी का साइड इंचार्ज बना, लेकिन सैलरी उतना नहीं था, 40,000 22,000 सैलरी हुआ मेरा, क्योंकि मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फास्ट काम करने की वजह से मुझे साइड इंचार्ज बना दिया गया। मैं बस्तर का हमारे कंपनी का साइड इंचार्ज था और वहां पे मेरा सैलरी 22,000 रुपया, और साइड इनकम का मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत सारी बुरी आदतें मुझे लगी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा टेंशन रहता था, हमेशा वो सब बातें जब सुनता था, याद करता था अपने माता पिता को, मुझे लगता था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे बहुत सारे गंदी आदतें, नशा करा था, क्योंकि हम यहाँ एक परिवार है, सुनो, इसलिए मैं आपसे छिपा नहीं रहा हूँ। मुझे एक बहुत गंदी आदतें लगी थी नशा में, ऐसी नशा है कि जो भी मैं फिल्मों में नाम सुनते होंगे, नेशनल इंटरनेशनल सारा, एक दिन में इतना पैसा नशे पे खर्च करता था, इसलिए कि मैं जानता था कि ये पैसा ये सब चिल्लर है, ये रेती सिक्का नहीं होने वाला मेरा, ये जहां जाना है जाए, पैसा तो मेरा कहीं और इंतजार कर रहा है।
कंपनी का ऐसे ऐसे जगह मैंने साइट कंप्लीट किया, जो साइट 7-7 साल से 8 साल से बंद है, बिल्कुल नक्सलाइट, जहाँ पे 8 साल से रोड नहीं बन पा रहा, वैसे ऐसे जगहों में रोड को कंप्लीट किया। एक जगह है बस्तर में ही, उस गांव याद पड़ रहा मेरे को, क्या गांव का नाम था, बहुत अंदर इंटीरियर एरिया है, वहां पे 7 साल से रोड नहीं बन पा रहा था। ऐसे ही ऐसे ये गांव कैसा है, ये गांव का रोड था। वहां 5 जो दबंग लोग थे, गांव के लड़के लोग, जो मतलब बदमाश बोल सकते हो आप, वो पैसे का डिमांड किया था 4 लाख कंपनी से, कि 4 लाख रुपए नगद दो, नहीं तो हमारे गांव के लिए क्लब बनवा दो, गांव के लिए क्लब बनाओ, हम लोग कैरम बोर्ड खेलेंगे, तब रोड बनाओ। तो मेरे कंपनी का रोड बंद था 7 साल से। वो ऐसे वैसे जगहों मैंने कंपनी का रोड कंप्लीट करवाया, इसलिए मेरा मालिक लगता मेरे को मानता था। मैं जाता गांव में जाने के बाद, उस गांव में एक बार मैं गया कि रोड बंद है, काम नहीं चल रहा, मैं उस गांव में गया। जाने के बाद मैं पता, गांव में बस्तर में हर जगह मिलता है देसी शराब, ये तो नो मैं पता किया भैया महुआ हुआ मिलता है इधर कहीं पे, तो बताया कि हाँ मिलता है। बोला वो घर में जाओ। मैं गया, डोकरी था, मैं बोला कि डोकरी एक बोतल लेके आ। अब लाई गिलास दी, अंदर गया पूरा बोतल में, बोला एक और लेके आ, एक और गया, तीसरा मंगाया मैं। तो मैं बोला अच्छा एक बात बता, ये जगह जगह में गिट्टी पड़ा हुआ है, आप लोग बच्चे को चोट लगता होगा रोड पे? तो बोला हाँ बेटा लगता तो है, क्या करेंगे। मैं बोले रोड क्यों नहीं बन रहा है? तो बोला कि पता नहीं गांव वाले नहीं बनने दे रहा। कौन नहीं बनने दे रहा? तो बताया कि ये 3-4 लोग हैं गांव का। मैं बोला रोड बनेगा तो आप लोग अच्छा होगा कि नहीं? बोला नहीं बेटा रोड बनेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं बनने दे रहे। मैं बोला कौन कौन है तेरा नाम बता। मैं कागज निकाला और नाम, क्या नाम है उसका? ये नाम है। बोला बाप का नाम क्या है उसका? ये। मतलब घर कौन सा है? तो वो घर है। मैं बोला 4 लाख चाहिए उसको ना। मैं ना उस दिन क्या किया था, सर फाड़ लिया था यहाँ पत्थर से और पहुंच गया थाने में, थाने में दिया और बोला रंगदारी केस लिखो, 4 लोग हैं मेरे को मारे वहां पे और 4 लाख नगद मांग रहे थे। अब सुखाना वाला अगर 40,000 रुपये मिल गया वो छोड़ेगा जी? तुरंत गाड़ी निकाला, बोला उठा साले को चारों को, और चारों को अड्डे से उठाया। उठाने के बाद मैं बोला 100 लाठी मारो मेरे सामने। चारों को मैं बोला मेरे आंख के सामने 100 डंडा, और 4-5-6 पुलिस वाले मिलकर ऐसा देना चालू किए उसको। जब मार पड़ा उसको तो उसके बाद मेरे से पूछ रहा भैया कब मारे हम आपको? मारता तो छोड़ता ही नहीं तुमको। बोला मारा नहीं है, ये तेरे को एक रोड को रोक के रखा है ना 7 साल से, इसका सजा है। मेरे पे तो हाथ छोड़ जाता फिर तो बचना नहीं था। तो बस 1 सप्ताह बंद रखो, इसको चालान नहीं करना है, 1 सप्ताह बंद रखो, मैं काम कर लूंगा। 1 सप्ताह में दोस्तों रातों रात में रोड कंप्लीट करवाता था, रातों रात। और कंपनी का काम होता बोलता था ये सब पागल लड़का कहाँ मिलेगा, और ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो इतना रिस्क ले। यही वजह था कि उस कंपनी में आगे निकलता गया दोस्तों। और इतना ही नहीं, हमारा मैं एक दिन में 200 लीटर डीजल बेच देता था, 200 लीटर। कोई मेरे ऊपर बोलने वाला नहीं था। इसलिए नहीं क्योंकि अगर कितने लोग मेरे मालिक को कंप्लेन भी करते कि वो डीजल बेचता है, 200 लीटर एक बार में, एक बैरल लोड कर देता है साहू को, तो मेरे मालिक यकीन नहीं करते। वो कामयाब लोग के पीछे कोई ना कोई पड़ा रहता है कि इससे कामयाब ना होने दे। वो बोलते हैं कि तू अपना काम कर, तुझे बेचना है तू भी बेच, लेकिन वैसा काम करके दिखा। मात्र दोस्तों मैं वहां पे तकरीबन 5.5 साल काम किया उस कंपनी में। 5.5 साल बाद मेरे अकाउंट में तकरीबन कमाया 8.5 लाख रुपया के आसपास। 8.5 लाख जब मेरे आया तो मुझे ऐसा लगा मुझे घर जाना चाहिए। मैं साहा सर को फोन किया, मैं बोला सर मुझे घर जाना है। तो वो बोले कि रोहित आज अचानक से, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा शख्स था 5.5 साल से घर नहीं गया था, छुट्टी नहीं मांगा मैं कभी। हर लोग बहाना करते थे कि मुझे घर जाना है, ये बीमारी है, ये त्यौहार है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं था, सब कंपनी का। सारा था कामयाबी उस कंपनी में कि मुझे इस कंपनी में कामयाब बनना है। घर जाने से मैं कामयाब नहीं बन सकता। पीछे हटना आसान होता है किसी चीज के लिए, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और जब तक लड़ते नहीं है लोग कामयाब नहीं होते। या सुनो, क्या बिना लड़े कोई युद्ध जीत लोगे? बिना लड़े किसी फाइट से अगर किया चाहते हो उससे विजय प्राप्त कर लोगे? दुनिया ऐसा नहीं है दोस्तों, लड़ना पड़ता है किसी चीज के लिए, अपने हक के लिए। मैं बोला कि मैं जाता तो नहीं बन सकता। 5.5 साल रहा। जब छुट्टी मांगा तो मेरा साहा सर बोले काम कर, तू चला जाना, ये काम कर, एक और साइड है हमारा उड़ीसा में, वहां चला जा, और वहां पे 7 किलोमीटर रोड है, कुछ साल से बंद पड़ा है, उसको खत्म कर ले, चला जाना। मैं बोला क्या लोचा उस रोड में? तो बताया कि जा कर लेना, वहां पे कुछ खास नहीं है, तू हैंडल कर लेगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहां पे अभी तक जो मेरा जब जहां भी हुआ वो मामूली 2-4 गांव है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो जो जगह था जहाँ पे मेरे को भेजा गया उड़ीसा में, वो बिल्कुल मामा लोग का जगह था। मामा समझते हैं ना? मामा लोग का जगह था, मुझे मार थी। मैं गया वहां पे, जाने के बाद पता चला मैं अपना 7-8 हाईवा लेके गया था, गाड़ी वाड़ी प्लांट वगैरह सब
जब मैं वहां पहुंचा तो पहला ही रात कुछ 2-3 लोग और आकर मेरे को धमकी दिए। वो बताया कि मशीन से किससे पूछ के लाया गांव में। वो यहाँ तक कि मेरे मालिक को भी जान रहा था। वो साहब को समझ में नहीं आता क्या बात, तो मैं चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि ये जब मेरे मालिक को भी जान रहा है। बोला तो साहब को बात समझ में नहीं आता। उसको बताया था ना पार्टी फंड में पैसा डाल लेगा, उसके बाद काम चालू करेगा। मैं समझ गया, पार्टी फंड नाम लिया है, मैं समझ गया। मैं बोला कि ठीक है, मैं सुबह बात करूंगा उनसे बात करके काम चालू करूंगा। मैं सुबह बात किया उनसे, वो बताया कि अरे कोई दिक्कत, काम हो गया है, उस फंड में पैसा चला गया, तू काम करना। बिना वहाँ पे सेटिंग का मैं थोड़ी देर को भेजा हूँ, इतना मशीन भेजा, तेरे को भेजा, बिना सेटिंग का नहीं। तू काम, मैंने काम चालू किया, मुझे ऐसा लगा सही में वो बात कर लिए होंगे। और मात्र 1 सप्ताह में मैं तकरीबन 6.5 या 7 किलोमीटर रोड निपटा दिया। मात्र 1 घंटे का और काम बचा था, लेकिन रात होने की वजह से काम बंद करना पड़ा। मात्र 1 घंटे काम था। तो रात में हम लोग बैठे हुए थे, तो सारे दोस्त मेरा बोले कि रोहित भैया कल अब घर जा रहे हो इतना साल बाद, तो कुछ पार्टी वार्टी हो जाए। मैं बोला बिल्कुल जा, लेके आ अब गया खंबा लाने गया, लेके आया 4-5 खंबे इंग्लिश बॉटल, देसी वाला नहीं विदेशी वाला। अब लाया 5-6 लोग, जमकर पार्टी चल रहा पूरा 2-3 घंटे तक। सब लोग टाइट हुए, बोले कि मैं घर जा रहा हूँ, अबे हो गया। लेकिन मेरा काल घेरा हुआ था वहाँ पे, काल समझते हैं, वो दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बोला कि बस मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर में। जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तो मैं बोला यही सो जाता हूँ। गाड़ी में वहीं लॉक कर दिया और प्लांट में सो गया और अपने चौकीदार को बोला कुछ ओढ़ने का ले आ। वो ओढ़ने का ले आया, वही मैं गिट्टी के ऊपर डाल के मैं सो गया। तकरीबन 2 घंटे के आसपास, 2.5 घंटा ही सोया होगा। क्या कुछ लोगों का भागने का, चिल्लाने का आवाज आया, लेकिन मुझे दिमाग नहीं काम कर रहा था हुआ क्या है। और मैं अपने आप को जगा नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत हालत ठीक नहीं था मेरा। मैं जागा कब, जब 7-8 लोग मिलके एकदम बिल्कुल लात से मार रहे थे मेरे को। मैं जागा, उठने के बाद मैं देख रहा हूँ चारों तरफ एकदम बिल्कुल घेर लिए। मैंने कोशिश किया भागने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो पकड़ लिए। 5 मिनट लगा वहां था दोस्तों। 5 मिनट में हथियार से मारे वो। 5 मिनट में बुरी तरह से मारे। 5 मिनट में मेरे को कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 5 मिनट में ही वो तकरीबन ये हाथ का 6-7 टुकड़ा कर दिए हैं। ये सब दिख रहा आपको, बिल्कुल हड्डी बाहर आ चुका था। सब ये यहाँ टूटा था, ये यहाँ टूटा था, ये कंधा, सब ये पूरा दोनों पाँव। सिर्फ ये हाथ में सुरक्षित था, क्योंकि इस साइड गिरा हुआ था। दोनों सब टुकड़ा हो चुका। मैं समझ रहा था कि मैं सब टूट के, हाथ नीचे कुछ हिल नहीं रहा था, बिल्कुल सब खत्म हो चुका था। पूरा सीना में चोट था। मेरा नींद खुला दोस्तों एकदम सुबह में 5 बजे के आसपास, जब मेरे ऊपर डीजल डाल रहे थे। डीजल मेरे मुंह पे आया 5 ऐसा, तो मैं देखा कि चारों तरफ आग लगा हुआ है, बिल्कुल सारी गाड़ियां जल रही है। जितने मेरा 10 टका गाड़ी था, सारा गाड़ियां जल रहा था। जब वो मेरे पाँव में रस्सी बांध, तो टूटा हुआ था, लेकिन हल्का हल्का महसूस हुआ कि कुछ बांध रहे हैं, रस्सी बांध रहे थे पाँव में। और बांधने के बाद घसीटते हुए मेरे को लेकर गए जहाँ पे गाड़ी जल रहा था। वहां पे आंख बिल्कुल मौत दिखाई पड़ रहा था। ये गाड़ी जल रही है, मैं यहाँ पड़ा हूँ। मैं जान रहा था ये चिंगारी भी अगर सटेगा ना तो मैं बिल्कुल राख हो जाऊंगा, क्योंकि मैं डीजल से नहा चुका हूँ। उस वक्त पहली बार मैं चिल्ला कर रोया। मुझे अपनी माँ, रोती हुई माँ, जो रोड पे चिल्ला